हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनैक्टमेंट ऑफ बजटरी प्रपोजल। बजट को किस तरह से इनैक्ट किया जाता है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम मेनली क्या पढ़ेंगे, जो जो स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस फॉर द बजटरी प्रोसेस। ठीक है, ये हम बात करेंगे, स्टेजेस फॉर द बजटरी प्रोसेस। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है। डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे कि फाइनेंस बिल क्या होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। देन आफ्टर हम जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है अप्रोप्रिएशन बिल का, और ये क्यों ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, जो पार्लियामेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है बजट को अप्रूव करना, क्योंकि इसको इसको संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है, जो कि मेनली कवर किया गया इन द आर्टिकल 112 एंड 112 टू 117 के अंदर। संविधान ने पार्लियामेंट को ये पावर दिया है कि वो बजट को अप्रूव करे। ठीक है, और इन सभी को जो भी बजटरी प्रोसेस है, ये सभी को संविधान के आर्टिकल फ्रॉम 112 टू 117 में लिखा गया है। इसमें मेनली क्या क्या लिखा गया है इस आर्टिकल में, 112 टू 117 में, जो भी डिमांड फॉर ग्रांट होगी, डिमांड के ऊपर जो भी ग्रांट होगी, ये मेनली किसके रिकमेंडेशन होगी, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से होगी। और दूसरी चीज़, जो भी प्रोपोजल्स आएगा एक्सपेंडिचर के लिए, जो भी प्रोपोजल्स आएगा वो थ्रू प्रेसिडेंट से ही आएगा, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही आएगा। और पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इसमें टैक्स को रिड्यूस कर सकती है, टैक्स को एबॉलिश कर सकती है, बट टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकती है। उसके बाद जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो भी इसमें जो भी चार्ज होगा, मतलब जो भी अमाउंट, जो भी कुछ एक्सपेंडिचर जो चार्ज होगा, मेनली एक्सपेंडिचर जो भी चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से चार्ज होगा, मतलब क्या है, इसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगी, ये बस इसके ऊपर डिस्कशन होगा, दैट्स इट, कोई वोटिंग नहीं होगी इसके ऊपर, तो उसको बोला जाता है चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसमें मेनली कौन कौन आते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे सैलरीज हो गई, अलाउंस हो गए, किसके, प्रेसिडेंट के, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनके चेयरपर्सन, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हो गए, देन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। तो ये जो इनकी जो सैलरीज अलाउंस जो होते हैं, ये मेनली चार्ज होते हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ठीक है, इसमें वोटिंग नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये है, जब ये वोटिंग हो जाती है नॉर्मल बजट के ऊपर, उसके बाद जो पार्लियामेंट है, ये अप्रोप्रिएशन जो बिल अप्रोप्रिएशन जब बिल रखा जाता है, पुटअप किया जाता है पैसे निकालने के लिए, टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। देन राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर हो जाता है फाइनेंशियल मैटर में। और जो भी ये जो बजट है, मेनली ये बजट जो राज्यसभा, बजट से रिलेटेड राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर होता है, और ये बजट को सिर्फ 14 दिन तक ही अपने पास रख सकता है। और जो भी रिकमेंडेशन देगा, 14 दिन में जो भी रिकमेंडेशन देगा राज्यसभा, उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, ये मेनली डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर। देन अभी हम पढ़ेंगे, ये हो गया मेनली जो आर्टिकल 112 टू 117 में जो लिखा गया है अबाउट दी बजट, या अबाउट दी जो भी बजटरी मैटर से रिलेटेड जो भी लिखा गया, वो मेनली हमने यहाँ पे जाना। अभी देखिए, हम देखेंगे वेरियस स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस जो बजटरी प्रोसेस के दौरान होते हैं। जैसे सबसे पहले जो बजट है वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है बजट का, किसके सामने, लेजिस्लेचर के सामने, जो कि मेनली जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट को पेश करता है पार्लियामेंट में, इन स्पेसिफिकली लोकसभा के अंदर। जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है फरवरी का, उस दिन इस बजट में मेनली क्या होता है, जो गवर्नमेंट की जो भी इकोनॉमिक और जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, मेनली इसका जिक्र किया जाता है बजट के अंदर। और ये इसके बाद क्या होता है, अपर हाउस मतलब राज्यसभा में इसके बाद इसको पुटअप किया जाता है। इसके बाद जैसे बजट प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद जनरल डिस्कशन होता है, ये मेनली 2 से 3 दिन तक चलता है, और इसमें कोई डिटेल डिस्कशन नहीं होता है, और इसमें वोटिंग नहीं होती है, और इसमें कोई भी कट मोशन नहीं होते। और इसमें
जो भी मेंबर होते जो जनरल डिस्कशन करते और क्वेश्चन पूछते टू द फाइनेंस मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, एट लास्ट उसको रिएक्ट करता है, उसका रिप्लाई देता है जो भी मेंबर ने क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो गई सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बस प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट टू द लेजिस्लेचर के सामने, मतलब इन स्पेसिफिकली लोकसभा के सामने बजट का प्रेजेंटेशन होता है। देन सेकंड स्टेज में क्या होता है, जनरल डिस्कशन होता है, बस इसमें वोटिंग नहीं होती और डिटेल डिस्कशन नहीं होता है इस स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है, वोटिंग होती है, वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट। तो यहाँ पे मेनली वोटिंग किया जाता है इन द लोकसभा के अंदर, और ये एक्सक्लूसिवली प्रिविलेज है किसका, लोकसभा का। का इसमें राज्यसभा का रोल नहीं आता है वोटिंग करने में। देन जो भी वोटिंग फॉर ग्रांट होगी वो मिनिस्ट्री वाइज होगी। तो ईच डिमांड, जो भी डिमांड होगी उसके ऊपर वोटिंग होना जरूरी है। इसमें क्या होता है, जो डिस्कशन होता है वो बहुत डिटेल में होता है। ये थर्ड स्टेज में जो वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट है, इसके अंदर जो डिस्कशन होगा वो बहुत डिटेल में होगा। इसमें जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो एक्चुअली कट मोशन भी मूव करते हैं, जिसमें मेनली 3 टाइप के कट मोशन होते हैं। पहला होता है पॉलिसी कट, दूसरा होता है इकोनॉमिक कट, तीसरा होता है टोकन कट। देखिए पॉलिसी कट क्या होता है, इसमें अमाउंट रिड्यूस किया जाता है, जो भी पॉलिसी होगी उसमें अमाउंट दिया जाए ₹1। इसका मतलब ये होता है, कि जो जो ये पॉलिसी को क्या कर रहा है, वो मेनली उसको डिसअप्रूव कर रहा है, टोटल पॉलिसी को डिसअप्रूव कर रहा है। जो भी अमाउंट सेक्शन था पॉलिसी में उसको रिड्यूस करके ₹1 लेके आने की बात कर रहा है थ्रू दिस पॉलिसी कट मोशन। तो इसका मतलब वो टोटली पॉलिसी को डिसअप्रूव देता है। इकोनॉमिक कट में क्या होता है, इकोनॉमिक कट में जो अमाउंट है उसको रिड्यूस किया जाता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट बताया जाता है, स्पेसिफिक अमाउंट। तो इसमें क्या है, मेनली जैसे मान लीजिए कोई अमाउंट दिया गया है किसी पॉलिसी के अंदर, अब उसमें से कुछ अमाउंट क्या करने के लिए बोलता है, रिड्यूस करने के लिए बोलता है। इसमें इकोनॉमिक कट में अमाउंट बताता है मेनली। टोकन कट क्या होता है, टोकन कट में रुपीस, मतलब इसमें क्या होता है, टोकन कट में जो पॉलिसी है, पॉलिसी मान लीजिए किसी चीज़ की पॉलिसी है, किसी मिनिस्ट्री के लिए पॉलिसी है, अब उस मिनिस्ट्री में किसी डिपार्टमेंट के लिए, किसी पर्पज़ के लिए, मेनली किसी पर्पज़ के लिए उस टोकन हेड, मतलब पर्पज़ हो, एक्चुअली टोकन हेड के हिसाब से पर्पज़ बनाया जाता है कि इस पर्पज़ के लिए ये टोकन हेड है। तो उस टोकन हेड के लिए हम पर्टिकुलर उस टोकन हेड के लिए इतना, मतलब जो अमाउंट है उसको ₹100 से घटाया जाता है, दैट इज टोकन हेड। स्पेसिफिक जो पॉलिसी जो लाई गई है उसमें से किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो टोकन हेड बनाया जाता है कि इस पर्पज़ के लिए इतना अमाउंट सैंक्शन है, तो जो अमाउंट आता है मेनली वो टोकन हेड में आता है। ओके, मतलब वो अकाउंट में आता है, उस टोकन हेड के अकाउंट में आता है। तो उसमें से ₹100 क्या कर रहा है, मेनली उसको कम कर रहा है, तो दैट इज टोकन हेड होता है ये। तो ये हमने तीनों जो कट मोशन जो मेंबर जो पास करते हैं, जो तीनों कट मोशन जो मूव करते हैं मेंबर्स, वो हमने जाना। अभी देखिए इसके बाद क्या होता है, इसी स्टेज में 30 से 40 दिन तक मेनली क्या होता है, लोकसभा के अंदर इसके ऊपर वोटिंग चलती है। और एट लास्ट क्या होता है, जो भी जितने भी बचे होते हैं, क्योंकि जो बजट है वो 2 मंथ के अंदर इसको क्या करना होता है, अप्रूव करना होता है। तो लास्ट में जितना भी बचा होता है बजट, जो भी रिमेनिंग होता है, वो सभी के ऊपर क्या होता है, वोटिंग होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं बचता, क्योंकि 2 मंथ से ज़्यादा ये बजट को नहीं ले जा सकते। तो इस तरीके से एट लास्ट पूरे बजट के ऊपर फिर क्या हो जाता है, वोटिंग हो जाती है। तो हमने क्या देखा है, इसमें स्टेजेस देखा। नॉर्मली 3 स्टेजेस होते हैं इस बजट में। जैसे पहले स्टेज में क्या होता है, एक नॉर्मल जो जो यूनियन मिनिस्टर्स होता है वो बजट को प्रेजेंट करता है अपने बजट स्पीच के साथ, मेनली बजट स्पीच देता है। देन उसके बाद एक जनरल डिस्कशन होता है, शॉर्ट डिस्कशन होता है, इसमें कोई वोटिंग नहीं होती है, कोई कट मोशन नहीं होते, और इसमें कोई डिटेल डिस्कशन नहीं होता। ये नॉर्मली 2 to 3 डेज चलता है। इसके बाद होता है वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट। इसमें जो लोअर हाउस होता है इसके पास ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है कि वो क्या कर से वोट करता है मिनिस्ट्री वाइज, और सभी डिमांड पे वोटिंग होना जरूरी होता है। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कट मोशन चलाते हैं,
अलग अलग टाइप की, जैसे 3 टाइप के कट मोशन है, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट। पॉलिसी कट में ₹1 लेके आता है, जो भी पॉलिसी के लिए जितना भी करोड़ रुपीज़, जो भी एक पॉलिसी के लिए मान लीजिए 100 करोड़ रुपए दिया गया है, अब उसको ₹1 में लेके आ जाते हैं थ्रू दिस मोशन। तो मतलब क्या है इसका, एक पॉलिसी को कम्प्लीटली डिसएग्री कर रहे हैं। इकोनॉमी कट में एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ उसको कट कर रहे हैं। टोकन कट में ₹100 लेके आ रहे हैं, लेकिन ये एक पॉलिसी के किसी हेड के लिए, मतलब हेड किस लिए बनाया जाता है, मेनली किसी पर्पस के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमने ये तीनों कट जाना है। और ये जो होता है, ये जो वोटिंग होती है मेनली, और ये डिस्कशन होता है डिटेल, ये 30 से 40 दिन के लिए होता है मेनली। और एट लास्ट ये सभी पूरा जो भी बजट बचा रहता है वो सभी के ऊपर फिर वोटिंग हो जाती है। इस तरीके से 3 स्टेज के अंदर क्या होता है, ये पॉलिसी प्रोसेस चलती है मेनली, मतलब ये बजटरी प्रोसेस चलती है पार्लियामेंट के अंदर। और अभी हम देखेंगे डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है। देखिए, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी एस्टिमेट किया गया है, उसके ऊपर वोटिंग होगी लोकसभा की। और उसमें क्या होगा, वोटिंग होना जरूरी है, मेनली अप्रूव होना जरूरी है। कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकालने के लिए क्या होना चाहिए, जो लोकसभा है उसका अप्रूवल जरूरी है। तो ये मेनली कहाँ लिखा गया, आर्टिकल 130 में लिखा गया। इसमें क्या होता है, जो अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज, मतलब मिनिस्ट्री वाइज एक्चुअली इसमें क्या होता है, डिमांड होती है, मतलब उसके ऊपर मेनली क्या होता है, वोटिंग होती है मिनिस्ट्री वाइज। क्योंकि मिनिस्ट्री वाइज जो भी डिमांड होती है उसके ऊपर क्या होता है, वोटिंग होती है। तो जो भी मिनिस्ट्री की जो पॉलिसी होती है, जो भी सर्विस के लिए, मतलब किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने कोई डिमांड रखी है, तो वो डिमांड नॉर्मली उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं मेनली, जैसे उसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें क्या होते हैं, मतलब डिमांड होती है, वो मिनिस्ट्री डिमांड रखती है। और वो डिमांड नॉर्मली क्या होते हैं, उसमें क्या प्रोविजंस होते हैं, उसमें मेनली किसी सर्विस को उसमें उसको अप्रूव करने के लिए होती है मेनली वो डिमांड। तो उसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रांट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, या लोन हो सकता है, एडवांस टू द सर्विस हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से डिमांड के अंदर ये सभी चीज़ें हो सकती है। तो जैसे इसमें क्या क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है, जो भी खर्चा करना है, जो भी किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए जो खर्चा होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कि मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, अब वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें लमसम अमाउंट लगेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो अमाउंट लगाने के बाद उसमें से कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलते रहेगा गवर्नमेंट को, तो वो हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए वो एक्सपेंड करता है, लेकिन उसमें से कोई आगे चल के फ्यूचर में कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन किया जाता है। फिर और क्या होता है, डिमांड के अंदर ग्रांट टू द स्टेट होता है, स्टेट के लिए ग्रांट होती है, यूनियन टेरिटरी के लिए ग्रांट होती है, जो भी यूनियन टेरिटरी होती है। एक चीज़ इसमें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर है, जैसे कि कौन से, जैसे चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हो गया। ओके, सो दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव हो गई। इस तरह से जो भी यूनियन टेरिटरीज होती है जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है, इनके लिए भी क्या होता है, एक सेपरेट डिमांड रखा जाता है, और उसको भी क्या किया जाता है, उसके ऊपर भी वोटिंग होती है, और उसको भी एनुअल जो भी बजट होता है उसके साथ ही इसको भी पास किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा के सामने। तो इस तरीके से डिमांड फॉर ग्रांट होता है। तो जो डिमांड होता है मेनली, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होती है, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड हो सकता है, या जो लार्ज मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है इनके कुछ डिमांड हो सकते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है डिमांड के अंदर, जो स्टेट के लिए ग्रांट देना है या यूनियन टेरिटरीज के लिए जो ग्रांट देना है वो हो सकता है। उसके बाद ऐसी जो यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है, उनके लिए भी ये सेपरेट डिमांड हो सकती है, और उनको भी ये जो भी डिमांड होगी उनको भी गवर्नमेंट क्या करता है, मेनली लेजिस्लेचर पार्लियामेंट क्या करता है, उसको भी अप्रूव देता है।
विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, मतलब बजट के साथ। अभी हम समझेंगे फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल एक्चुअली क्या होता है, जो आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में जो लिखा गया है फाइनेंस बिल होता है मेनली। फाइनेंस बिल में मेनली क्या होता है कि इसके अंदर ऐसी मतलब इस फाइनेंस बिल के अंदर इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन, जो भी टैक्सेस होता है जो कि मेनली बजट के अंदर प्रपोज किए गए हैं, बजट के अंदर जो भी टैक्सेस प्रपोज किए गए हैं उनका उनका क्या है, उनका इम्पोजिशन, उनका एबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन, ये सभी किस में होता है, फाइनेंस बिल में होता है। मेनली फाइनेंस बिल की जो डेफिनेशन है वो लिखी गई आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में। और अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल वो बिल होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे विड्रॉ किए जाते हैं, उसको अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखी गई अंडर आर्टिकल 114 क्लॉज 3 में, जिसमें ये कहा गया है मेनली कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो भी पैसा निकालेगा उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। तो ये मेनली लिखा गया अंडर आर्टिकल 140 क्लॉज 3 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया अप्रोप्रिएशन बिल, जिसमें मेनली क्या होता है, ये जरूरी होता है फॉर द पर्पज ऑफ द विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड ऑफ, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा विड्रॉ करने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल का जरूरी है। और अंडर आर्टिकल 140 क्लॉज 3 में ये लिखा गया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई भी पैसा निकालेगा, मतलब जो भी पैसा निकलेगा उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। ये हो गया अप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल जो बजट के साथ जो भी टैक्सेस प्रपोज किए गए, टैक्सेस किस लिए, टैक्सेस को इम्पोज करना या एबोलिशन करना, रिमिशन करना, अल्ट्रेशन करना, जो कि मेनली डील करता है आर्टिकल 110 क्लॉज 1। तो ये सबको क्या बोला गया है, फाइनेंस बिल कहा गया है। तो फाइनेंस बिल जरूरी होता है बजट के साथ पास करना। देन हमने देखा डिमांड फॉर ग्रांट क्या होती है। डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, इसका जिक्र किया गया आर्टिकल 113 में। तो जो भी मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो भी पैसा निकलेगा उसके लिए क्या होना चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट होनी चाहिए, मतलब ये इस अप्रूव होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए मेनली फ्रॉम दी लोकसभा, और यह अप्रूव होना चाहिए। इसमें क्या क्या होता है कि मिनिस्ट्री के जो भी डिमांड होते वो होते, या ये सभी चीज़ें होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल, स्टेट का जो भी ग्रांट होता है, यूनियन टेरिटरी का, उसके बाद जो भी एक यूनियन टेरिटरी जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं है, ये सभी किस में होता है, ये सभी डिमांड होती है और इसको डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं। और ये हमने देखा प्रोसेस, ओके, जो भी स्टेजेस है बजटरी प्रोसेस के, जो भी स्टेजेस है वो हमने देखा, प्रेजेंटेशन, जनरल डिस्कशन एंड वोटिंग। और हमने ये देखा कि आर्टिकल 112 टू लेके 12 टू 117 क्या लिखा गया मेनली रिलेटेड टू द बजटरी मैटर्स, जिसमें ये सभी चीज़ें लिखा गई है। तो ये था इनैक्टमेंट ऑफ द बजटरी प्रोपोजल, जिसमें हमने स्टेजेस देखा, डिमांड फॉर ग्रांट देखा, फाइनेंशियल बिल और अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लेजिस्लेटिव अप्रूवल ऑफ द बजट, किस तरह से लेजिस्लेचर अप्रूव करता है बजट को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।